अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कायनात गुज़ार है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिकवरी कोच हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है? और इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में और साइकोलॉजी में क्या डिफ़रेंस है। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो किस कौन-कौन सी डोमेन कवर करती है अपने अंदर और इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम और मज़ीद क्या कर सकते हैं। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है क्लिनिकल साइकोलॉजी का। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी होता क्या है, ठीक है? इसमें हम किस चीज़ को कवर करते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली जो है वो जो हमारे मेंटल इलनेस है या हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं, जितने भी हमारे अनयूजुअल बिहेवियर्स, एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं या हमारे कोई भी नफ्सियाती मसाइल हैं, उनको कवर करती है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है? क्लिनिकल साइकोलॉजी का बेसिकली मकसद और मतलब ये है कि हम लोग जो हैं वो थेरेप्यूटिकली हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को एक्सेस करते हैं, उसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं थ्रू डिफरेंट साइकोथेरेपीज़, ठीक है? अब इसमें जो है ना वो इन्होंने बताया यहाँ पे बताया गया है कि जी ये एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्लेक्स मेंटल मतलब कम्प्रिहेंसिव केयर है और इसमें कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है वो डील किया जाता है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं जिसमें हम लोगों को नहीं समझ आ रही होती कि मेन रीज़न क्या है, ठीक है? जैसे कि हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्टली लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि इस पर्सन को असल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसको हेलुसिनेशंस भी हो रही होती हैं, डिल्यूजन्स भी हो रही होती हैं और डिफरेंट और इस तरह के अनयूजुअल बिहेवियर्स हो रहे होते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर्स हो रहे होते हैं जिनको देख के नॉर्मल पर्सन जो है वो परेशान हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा कि वो सोचेगा कि शायद इसको पता नहीं क्या है, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए, उन सारी चीज़ों को डील करने के लिए, देखने के लिए डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट आपको इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट थेरेपीज़ प्रोवाइड की गई हैं, जो कि आपको डिफरेंट टेस्ट आपको बताए गए हैं, जिनके थ्रू जो टेस्ट अप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाता है कि जी, इस पर्सन को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और ये सारा कुछ हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी की डोमेन में पढ़ते हैं, ठीक है? क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो कपल्स पे, फैमिलीज़ पे, ग्रुप्स पे, बच्चों पे, ठीक है? हर एज ग्रुप के ऊपर क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो अप्लाई होती है, ठीक है? क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली इसमें हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, एक्सेस करते हैं, किस चीज़ को एक्सेस करते हैं? प्रॉब्लम को, ठीक है? कौन से प्रॉब्लम को? जो कि हम लोग मतलब साइकोलॉजिकली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। एक पर्सन है, उसको डिप्रेशन है, ठीक है? हमें कैसे पता चलेगा कि उसको डिप्रेशन है? हम उसको एसेस करेंगे और उसका डायग्नोसिस बनाएँगे और फिर उसको ट्रीटमेंट करेंगे। एसेस कैसे करेंगे? असेस करेंगे हम अपनी ऑब्जर्वेशन से, ठीक है? दूसरी चीज़ उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करने से, उसके अलावा हम उसके सिम्पटम्स को डीएसएम जो है वो डीएसएम डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के थ्रू हम लोग उसके सिम्पटम्स जो हैं उसको देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है? अगर क्राइटेरिया मैच करता होगा तो फिर हम उसको बताएँगे कि जी ये आपका डिप्रेशन की डोमेन में ये चीज़ लाई करती है, ठीक है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है? Who use a variety of therapeutic techniques and interventions to help individuals improve their mental well-being and overall quality of life. ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मतलब प्रोफेशनली थेरेप्यूटिकली चीज़ों को डील करते हैं, थेरेप्यूटिकली जो है वो प्रॉब्लम्स को असेस करते हैं और उनका ट्रीटमेंट देते हैं ताकि हम अपनी नफ़्सियाती सेहत को और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है जी? अच्छा कुछ ये यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है?
कि हम लोग जो हैं वो बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या चीज़ जो है वो पढ़ रहे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटरवेंशंस, थेरेपीज़ और हम थेरेप्यूटिक अलायंस जो है उसको डील कर रहे होते हैं, ठीक है? उसमें सबसे पहले आ जाता है असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, ठीक है? उसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट एंड थेरेपी और फिर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसके फर्दर आगे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं असेसमेंट और डायग्नोसिस को। असेसमेंट और डायग्नोसिस में हम लोगों की एक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट्स होती है। स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब हुआ? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक स्टैंडर्ड में मेजर करते हैं, ठीक है? ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स हैं ये सारी जो हैं वो मेजरमेंट्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज होती हैं। इसको एक बाकायदा बहुत सारी रिसर्चेज़ के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, बहुत सारी डिस्कशंस के बाद ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जो कि तमाम जो है वो कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है? तमाम कल्चर्स जो हैं वो इसको मानते हैं, ठीक है? ठीक है? अब इसमें हो जाते हैं हमारे पास थेरेप्यूटिक अलायंस में हमारे पास इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, ऑब्ज़र्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है? एवैल्यूएशन आ जाती है। उसके बाद जो होता है वो हम लोग अपने जो पेशेंट्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके हम प्रॉब्लम को एक्सेस करने के, उनके प्रॉब्लम को जानने के, उनकी प्रॉब्लम को जो है वो उसकी उसकी गहराई को समझने के हम लोग काबिल हो जाते हैं, ठीक है? ये काम होता है जी क्लिनिकल सेटिंग में, ठीक है? उसके अलावा आ जाता है जी ट्रीटमेंट और थेरेपी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो एविडेंस बेस्ड काम करते हैं, ठीक है? जो वो थेरेपीज़ अपने पर्सन्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बेशक वो इंडिविजुअल हो, कपल हो या ग्रुप में वो काम कर रहे हों, ठीक है? उन सबको जो वो थेरेपिस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो एविडेंस बेस्ड होती हैं। कैसे? बहुत सारी अभी मैंने आपसे बात की कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस है, ठीक है? और साइंस हमेशा जो है वो एविडेंस की बेस पे चलती है, ठीक है? इसमें हम लोग जो है वो जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसमें आ जाती है सीबीटी, ठीक है? सीबीटी में आ जाती है आपके पास जी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है? और उसके अलावा साइको एनालिसिस आ जाती है, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी आ जाती है और डिफरेंट थेरेपीज़ आ जाती हैं जो कि आप ट्रीटमेंट में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है? कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ आ जाती हैं, आपकी एक्सपोज़र थेरेपी आ जाती है। डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग आगे जो फर्दर हमारे टॉपिक्स होंगे उनमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और उनको कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ जो कि हमें क्लिनिकल साइकोलॉजी की नो हाउ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में ट्रीटमेंट किस तरह से होते हैं और कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में टू एक्सेस द प्रॉब्लम, ठीक है? बाकी ये जो फर्दर टेक्निक्स हैं इनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मेंशन करेंगे, इनके ऊपर हम एक और मज़ीद वीडियो बनाएँगे, ठीक है जी? तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो मतलब उनके डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट उनकी कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट उनके आप कह सकते हैं कि फैमिलीज़ हैं, ठीक है? अब हमारे पास मूड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, हमारे पास जो है वो माइलस्टोन्स के इश्यूज़ आ जाते हैं, हमारे पास एडिक्शन के इश्यूज़ आ जाते हैं, स्लीप पैटर्न्स आ जाते हैं, ईटिंग पैटर्न्स आ जाते हैं जो कि हमारे डिस्टर्ब होते हैं। इसमें हम लोग कॉमनली जो हमारे यहाँ मोस्टली जो हमारे यहाँ लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं वो आ जाते हैं जी डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ईटिंग डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस वगैरह, ठीक है? ये कॉमनली चीज़ें हैं। स्लीप के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों में, बड़ों में, ठीक है? एडिक्शन जो है वो सब्सटेंस के अलावा आजकल हमारे पास इंटरनेट की एडिक्शन है, फ़ोन की एडिक्शन है और डिफरेंट एडिक्शंस आ जाती हैं। कुछ लोगों को चाय की एडिक्शन होती है, कुछ लोगों को कॉफ़ी की एडिक्शन होती है, ठीक है? एडिक्शन के डिफरेंट टाइप्स हो जाती है। इसमें सिर्फ सब्सटेंस जो है वो स्पेसिफ़िकली उन्होंने
जो ड्रग्स है उससे रिलेटेड यहाँ पे बताया गया। ईटिंग डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बहुत कम खाते हैं, और कुछ लोग जो है वो बिंज ईटिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो मतलब इतनी हद तक डाइट करते हैं कि वो उनको सेल्फ हार्मिंग तक लेके चले जाते हैं, ठीक है। बाय इस तरह से मूड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें डिप्रेशन आ गया, एंग्जाइटी आ गई आपकी, ठीक है। उसके अलावा आपके जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर आ गए, ये सारे आपके मूड से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। इनके ऊपर भी हम अलग से आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हमारे पास मज़ीद आ जाता है प्रिवेंशंस एंड एजुकेशन, ठीक है। और प्रिवेंशंस और एजुकेशंस में क्या चीज़ आ जाती है कि हम जो है वो मेंटल हेल्थ को किस तरह से प्रमोट करते हैं, किस तरह से हम उसके लिए बेनिफिशियल जो है वो चीज़ें जो हैं वो कोपिंग स्ट्रेटजीज़, बेनिफिशियल चीज़ें जो जिसमें हम मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको बता सकते हैं, प्रिवेंटिंग मेजर्स बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ से आपको प्रिवेंट कर सकती हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर कहावत उसको कह लें आप, कि होती है कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। कि हम पहले से एहतियात करें तो हम उन चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो रिसर्च में भी अपना एक नाम रखती है, एक मुकाम रखती है। जिस तरह से डिफरेंट टेक्निक, जिस तरह से बाकी डिफरेंट डोमेन्स है, इसी तरह से रिसर्च भी जो है वो होती है, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो एविडेंस बेस है, वो रिसर्च बेस है, वो साइंटिफिक एक नॉलेज है। और साइंटिफिक नॉलेज आपका तभी होता है जब उसके ऊपर रिसर्चेस की जाती हैं, आपकी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रिसर्च में भी जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी जो है वो आपकी डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ भी, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रही होती है, जिसमें आपके साइकेट्रिस्ट आ जाते हैं, सोशल वर्कर्स आ जाते हैं, काउंसलर्स आ जाते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, ठीक है। और इतना सारा कुछ करने के बाद जो है हम लोगों की साइकोलॉजी में सबसे मज़ेदार बात, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इसमें, और जो वाक़ई ही एक बहुत ही एक मैनरफुल चीज़ है, वो है एथिक्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी हो जाए इस दुनिया में, एक पर्सन है, क्रिमिनल है, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, कुछ भी है उसके, और अनटिल अनलेस एक पर्सन की सेल्फ हार्मिंग डेथ या मतलब सुसाइडल आइडिएशंस और सुसाइडल अटेम्प्ट्स की हिस्ट्री ना हो, इन सारी हिस्ट्रीज़ के अलावा अगर कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो कभी भी अपने क्लाइंट की, अपने पेशेंट की जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्टॉर्ट नहीं करता, उसको वो ख़त्म नहीं करता, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी को नहीं तोड़ता, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक और एक बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की डोमेन में आती है, ठीक है। कि हम लोग जो है वो एथिक्स को फॉलो करते हैं, हम लोग जो है इन एथिक्स को जो है वो मेंटेन रखते हैं, और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या चीज़ आती है, कोई भी चीज़ अगर एक पर्सन जो है वो आके अपने थेरेपिस्ट को बताता है, कोई भी चीज़ अपने थेरेपिस्ट के साथ आके डिस्कस करता है, तो थेरेपिस्ट का काम है कि उस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना, उस कॉन्फिडेंशियलिटी को हार्म ना पहुंचाना, ठीक है। और उसी चीज़ को आगे लेके जाना, ठीक है। अगर और वो बात सिर्फ उस पर्सन तक ही महदूद रखना, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी में आ जाता है, और ये साइकोलॉजी की सबसे मज़ेदार चीज़ है। अच्छा जी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स में काम करते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, स्कूल्स में काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं, और डिफरेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आर्मी में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो काम कर सकते हैं, एयर फोर्स में जितने भी आर्म फोर्सेस हैं वहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स के अलावा स्कूल्स, ऑफिसेज़, ठीक है? और डिफरेंट हर जगह पे आजकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की डिमांड है, ठीक है? इसके अलावा जो है वो मतलब देखिए प्राइवेट प्रैक्टिसेस में ये होता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, हमारे पास जो है वो यंग एडल्ट्स भी आएँगे, ओल्डर एडल्ट्स भी आएँगे, टीन्स भी आएँगे, हमारे पास मतलब ओल्डर एज के भी आएँगे, हमारे पास वुमन भी आएँगी, मेल भी आएँगे, ठीक है? मेल, फीमेल हमारे पास हर तरह के लोग आएँगे, ठीक है? तो हम जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत ही उनको एक उनकी पर्सनैलिटी को एक वार्म वेलकमिंग होना चाहिए कि जो भी पर्सन उनके पास आता है बीइंग अ क्लाइंट, बीइंग अ पेशेंट या वैसे भी अगर कोई आपके पास आता है तो आपको इतना वार्म वेलकमिंग होना चाहिए कि पता चले कि आपकी पर्सनैलिटी में आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी को अपनी पर्सनैलिटी में अडॉप्ट किया है, ठीक है? उसको आपने अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लिया है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है, वो आपके अंदर और आप क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर रच बस गए हो, ठीक है? बीइंग अ थेरेपिस्ट मेरी ये सजेशन है कि अगर आप ये फ़ील्ड में आते हो, इस फ़ील्ड में रहते हो, काम करते हो, ठीक है? या इस फ़ील्ड को पढ़ते हो तो इसको अपनाओ, दिल से अपनाओ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कितनी मज़ेदार एक फ़ील्ड है, कितना आप एक अच्छा काम कर रहे हो इस दुनिया में, ठीक है? अच्छा जी, क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिफरेंट प्रोफ़ेशंस के साथ क्या लिंक होता है? हम ये डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है? क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो डिफरेंट प्रोफ़ेशंस में जो है वो अपना रोल प्ले करती है, ठीक है? डिफरेंट टेक्नीक्स, अप्रोच और डिफरेंट ट्रेनिंग और स्कोप्स होते हैं, ठीक है? वो हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी साइकियाट्रिक। ठीक है, साइकेट्रिक में जो है वो साइकेट्रिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, मेंटल हेल्थ स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है? वो मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके अलावा मेडिकल असेसमेंट बता सकते हैं आपको, ठीक है? उनकी एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव सी अप्रोच होती है, ठीक है? जो कि सिर्फ मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए होती है। से वो सिर्फ हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं या जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे वो ट्रेनिंग्स दे सकते हैं या पढ़ा सकते हैं, ठीक है? मैं बेसिकली जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में और साइकियाट्रिस्ट में डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि मेडिकल जो है ना साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन रिकमेंड कर सकता है और जो साइकोलॉजिस्ट है वो मेडिसिन नहीं रिकमेंड कर सकता, ठीक है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी जो थेरेपीज़ हैं उसके थ्रू आपका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है? साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो आपको मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद उन मेडिकेशंस की मैनेजमेंट उनको पता होती है, ठीक है? आगे हम पढ़ते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका मेजर फ़ोकस होता है कि आपके जो लाइफ़ के चैलेंजेस हैं उनके उनसे आपने किस तरह से कोप करना है, ठीक है? जैसे रिलेशनशिप इश्यूज़ हो गए, करियर के इश्यूज़ हो गए, कोई सैडनेस हो गई, कोई आपका डिप्रेशन, कोई एंग्ज़ायटी, कोई फ़ोबिया, कोई किसी भी किस्म का कोई भी इश्यू है, वो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप जो है वो विदिन फ्यू सेटिंग्स जो हैं वो आप अपने आप को बेहतर महसूस करोगे, आपके फ़ियर्स कम हो जाते हैं, आपकी जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है? और जो है ना ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे मेंशन है वो चीज़ कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल्स और उसमें कॉलेजेस में नहीं बल्कि स्कूल्स में, करियर काउंसलिंग सेंटर्स में और डिफरेंट प्राइवेट प्रैक्टिसेस में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आ जाता है जी सोशल वर्कर, ठीक है? सोशल वर्कर्स के साथ जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एक अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं कि जो है वो कम्युनिटी लेवल पे और जब खुदा ना खास्ता कोई डिज़ास्टर इस तरह का हो जाता है या वैसे भी सोशली जो है वो लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है? केस मैनेजमेंट आ गया, केस मैनेजमेंट में ये चीज़ होती है कि जब हमारे पास एक केस आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ एक, कि हमारे पास एक केस आ गया और उस केस में
वो पर्सन को कुछ कुछ उसने क्राइम किया, ठीक है? अब अब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जज ने आपके पास भेजा एक मतलब एक पेशेंट को, एक क्लाइंट को, ठीक है? अब इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी आएगा, इसमें आपके पास सोशल वर्कर भी आएगा, इसमें आपके पास लॉयर भी आएगा, इसमें आपके पास साइकेट्रिस्ट भी आएगा, ठीक है? इसमें आपके पास जो आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है? वो आएँगे, उनके जो एक जनरल फिज़िशियन होता है वो आएगा, ठीक है? ये एक पूरी टीम बन के आप पूरी टीम की रिपोर्ट्स होंगी आपके पास, ठीक है? आपके पास फिज़िकल फिज़िशियन जो है, जनरल फिज़िशियन उसकी रिपोर्ट्स होंगी, आपके पास जो है वो लॉयर की रिपोर्ट्स होंगी, आपके पास वो सारे प्रूफ्स होंगे, हर एक चीज़ होगी और उन सारी उस सारे केस को स्टडी करते हुए आपने अपना एक राय बतानी होती है, ठीक है? आप साइकियाट्रिस्ट आपको अलग से जो है वो बताएगा कि ये फ़लाँ-फ़लाँ मेडिकेशंस ले रहा था, फ़लाँ चीज़ कर रहा था, फ़लाँ चीज़ कर रहा था, ठीक है? उसके बाद आपने वो केस मैनेजमेंट करना है, आपने उनको एक रिपोर्ट बना के देनी कि आया इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, ठीक है? कि वो विक्टिम है या वो क्रिमिनल है, ठीक है? तो केस मैनेजमेंट इस तरह से टीम वर्क के साथ होती है, सही है? ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल थी जो कि मैंने आपको एक क्रिमिनल की दी। इसके अलावा क्रिमिनल्स के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे केस मैनेजमेंट जो है वो होती है, ठीक है? काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट, ठीक है? वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज़ेशन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट सच एज़ मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट, licensed professional counselors and art therapists. They specialized in specific area of the therapy and often provide short-term solution-focused treatments. ठीक है? अब देखिए हर एक जो है वो डिफरेंट टाइप के थेरेपिस्ट है, ठीक है? डिफरेंट टाइप के काउंसलर्स हैं। अब मैरिज काउंसलर्स और फैमिली थेरेपिस्ट, ठीक है? ये काम एक पर्सन भी कर सकता है लेकिन जो बंदा जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट होगा वो उसी चीज़ में करेगा। अब कभी भी आप एजुकेशनल लॉयर के पास आप अपना फैमिली वाला जो है ना फैमिली केस कभी भी नहीं लेके जा सकते। वो आपको हमेशा रेफ़र करेगा कि आप फैमिली लॉयर के पास जाओ, ठीक है? इसी तरह से आप जो है ना वो मैरिज काउंसलर के पास अगर 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 आपको ज़रूरत है फैमिली थेरेपिस्ट की, तो आपको फैमिली थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, ना कि मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए, ठीक है? साइकियाट्रिस्ट, नर्स एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है? साइकियाट्रिक नर्सेस जो होती हैं वो उनको ट्रेन किया जाता है कि वो मतलब फ़र्स्ट एड साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड दें, ठीक है? कि मतलब जैसे अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की डिज़ास्टर्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई डिज़ास्टर इस तरह का हो जाता है जैसे सुनामी हो गया या अर्थक्वेक हो गया या कुछ भी इस तरह का हो गया, ब्लास्ट हो गया कोई, तो वहाँ पे थेरेपिस्ट का काम होता है कि वो साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड दें, जहाँ जो वहाँ पे मतलब जो वहाँ पे लोग होते हैं जो कि उस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं, उनको काउंसलिंग, उनकी थेरेपी, उनको उनको एक कोपिंग टेक्नीक, उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ और डिफरेंट इस तरह की टेक्नीक्स जो हैं वो बताई जाती हैं ताकि वो अपने आप को उस सिचुएशन में थोड़ा काम डाउन कर सकें और ये काम करते हैं साइकियाट्रिक नर्सेस, ठीक है? आगे आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का अभी मैंने आपको बताया कि जी हम लोग जो हैं वो सिर्फ़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सिर्फ़ हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में ही नहीं बल्कि डिफरेंट ऑफ़िसेज़ में और डिफरेंट जगहों पे भी काम कर रहे होते हैं। तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, वो इस तरह से होती है कि आपके वर्क प्लेस पे आपकी मैनेजमेंट को देखा जाता है, ठीक है? कि वर्क प्लेस पे आपके बर्नआउट ना हो जाए, आप अपने जो है वो जगह जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, उस जगह पे आप दिल लगा के काम कर सको, आपका जो मेजर फ़ोकस है वो आपका काम की तरफ हो, प्रोडक्टिव हो आप काम के लिए, आप कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है? तो इस चीज़ को कवर अप करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थ्रू ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है? इसके बाद आ जाता है जी साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग असिस्टेंट, सुपरवाइज़्ड प्रैक्टिसेज़। इसमें आ जाते हैं जी हमारे पास लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है? जो कि आपको थेरेपी में असिस्ट कर रहे होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मैंने अभी न्यूज़ काम स्टार्ट किया अपना, मैंने बिल्कुल इनिशियल प्रैक्टिस स्टार्ट की, ठीक है, अपनी डिग्री के बाद। तो या ड्यूरिंग द डिग्री मैंने वो काम स्टार्ट किया कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ सीखने को मिले, मुझे कुछ मैं कुछ सीखूँ, अच्छा सीखूँ, ठीक है? तो उस सब के लिए मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी कि जी मैं अपने से सीनियर जो मुझसे पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं या मुझसे पहले वो हॉस्पिटल्स में हैं जो मतलब इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊँ, जैसे जिसे हम इंटर्नशिप कह रहे होते हैं, ठीक है? मैं उनके पास इंटर्नशिप करूँ, वो मुझे गाइड करें कि हाँ, आप इस टेक्नीक को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आगे आ जाता है जी आर्ट एंड म्यूज़िक थेरेपिस्ट। ये एक क्रिएटिव मोडेलिटीज़ हैं, ठीक है? अभी पिछले दिनों में मैंने आर्ट और म्यूज़िक थेरेपी पे जो है वो एक वेबिनार कंडक्ट किया था और उसमें भी हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है? अगर आपको उसमें से भी कोई मतलब उसके वीडियोज़ वगैरह चाहिए होंगी तो वो भी आपको मिल जाएँगी, ठीक है? अम आर्ट और म्यूज़िक थेरेपी में ये होता है कि म्यूज़िक को या आपकी आर्ट वर्क को आप किस तरह से यूज़ करते हुए अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो और अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हो, ठीक है? अच्छा जी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है, ठीक है? ये हमने पहले भी पीछे भी डिस्कस किया है, ये आपको मैं दोबारा से बता देती हूँ कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो ओवरऑल वेल बीइंग को देख रहे होते हैं, किसकी? अ, मेल की, फीमेल की, यंग्स की, ओल्डर्स की, चिल्ड्रन की, फैमिलीज़ की, कपल्स की, ठीक है? बेसिकली जो है वो हर इंडिविजुअल की जो बेसिक नीड्स हैं या उनकी बेसिक एक मेंटल हेल्थ है उसको उसका ख्याल रखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थ्रू असेसमेंट ट्रीटमेंट इंडिविजुअल इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान्स के थ्रू और उसके अलावा क्राइसिस इंटरवेंशंस में आपको मैंने बता दिया कि जैसे अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई अम, आपके कोई डिज़ास्टर हो जाता है, कोई अर्थक्वेक, कोई कोई भी किसी भी किस्म का डिज़ास्टर हो जाता है, जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे ट्रॉमा हो गया, कोई कोई डेथ हो गई, कोई सडन डेथ हो जाती है, वो भी एक किस्म का डिज़ास्टर ही होता है, ठीक है? उस 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 टाइम में हम लोगों को थेरेपिस्ट जो है वो किस तरह से कम्फर्ट करते हैं, ठीक है? प्रिवेंशंस और एजुकेशंस का मैंने आपको बता दिया कि जी प्रिवेंशंस में साइको एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट होता है कि जो सामने पर्सन है उसको एजुकेट किया जाए अबाउट द प्रॉब्लम, अबाउट द इशू। अब एक पर्सन है उसको डिप्रेशन है, ठीक है? और आप उसको ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, उससे बातें किए जा रहे हैं, उसको टॉक थेरेपी दिए जा रहे हैं, उसको उसकी मेडिकेशन चल रही है, ठीक है? लेकिन जब तक उसको ये पता नहीं होगा, उसको आप एजुकेट नहीं करोगे कि जी आपको डिप्रेशन है, आप उसको बताओगे नहीं कि आपको डिप्रेशन है, उसको अपने प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा, उसको कभी भी जो है वो अवेयरनेस नहीं होगी, ठीक है? तो हमें ये चीज़ें जो है वो बतानी चाहिए, एसआई को एजुकेट करना चाहिए। रिसर्च का मैंने आपको बता दिया कि जी एक टेक्नीक के थ्रू एक सिस्टमैटिक वे में हम जो है वो रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, ठीक है? थेरेप्यूटिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। कंसल्टेशंस में जो है वो हमारे पास जो है वो कंसल्टेशंस जो हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट्स को कर सकते हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स को, वर्कर्स जो होते हैं उनको, किसी भी पर्सन को अगर ज़रूरत हो तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनके लिए अवेलेबल होता है। इसमें आप कोई भी प्रोफ़ेशन, कोई भी पर्सन, किसी भी तबके का, किसी भी रंग, नस्ल, मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यू कैन प्रोवाइड एनी ऑफ योर एक्सपर्टीज़, एनी ऑफ योर क्या उसको कह सकते हैं सर्विसेज़, ठीक है?
अच्छा, सुपरविजन्स और ट्रेनिंग्स में आ जाता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इंटर्नीज़ और स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको मैं एक सुपरवाइज़ कर रही हूँ, आपको मैं गाइड कर रही हूँ। ये मेरा एक ट्रेनिंग और सुपरविज़न में आ जाएगा। ठीक है, एथिकल प्रैक्टिसेस में आपको पता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जो एपीए के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, एपीए के जो रूल्स हैं, एथिक्स नॉर्म्स हैं, उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट दिया जाता है। उसके अलावा आपको जो है वो जो पेशेंट है या स्टूडेंट है या पार्टिसिपेंट है कोई भी रिसर्च का, उसको इन्फॉर्म कंसेंट दिया जाता है, उसको राइट्स बताए जाते हैं, उनको जो है वो मतलब उनके साइको एजुकेट किया जाता है। डिफरेंट एथिक्स जो हैं वो उनको एथिक्स जो हैं उनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है जी इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस। जैसे कि अभी हमने पहले बात की कि जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अकेले काम नहीं करते, वो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स और डिफरेंट जनरल फिजिशियंस, मेडिकल स्पेशलिस्ट, इन सब के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जो गायनी वार्ड है वहाँ पे होते हैं, क्योंकि फीमेल जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस कर रही होती हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डिप्रेशन फेस कर रही होती हैं, डिफरेंट टाइप की एंग्जाइटीज़ हो रही होती हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन में आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है जी। एडवोकेसी में मैंने आपको बता दिया कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो लीगल प्रोसीजर्स को, अभी मैंने पहले आपको पीछे आपको मैंने एग्जांपल दी लॉयर्स की ना, कि लॉयर्स के साथ मिलके आप केस मैनेजमेंट कर सकते हो, तो वो एडवोकेसी में भी आ जाएगा कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी उनकी लॉ एंड मैनेजमेंट में भी आपका एक रोल होता है, जो आपने रोल प्ले करना होता है। ठीक है, सेल्फ केयर और वेलनेस में आ जाता है कि जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उनको अपनी भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ प्रोफेशनल एंड साइकोलॉजिस्ट को कम से कम जो है ना वो 1 साल में तकरीबन 4 महीने की छुट्टी लेनी चाहिए। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ हर हर और हिज ऑन सेल्फ। ठीक है, मतलब आपकी अपनी सेहत अच्छी होगी तभी आप दूसरों का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है आप एक प्रोफेशनल हो, ठीक है, और आपने सबकी प्राइवेसी, सबकी कॉन्फिडेंशियलिटी अपने अंदर रखनी है, तो ऑब्वियसली इस सब के साथ-साथ आप एक ह्यूमन बीइंग भी हो। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की कुछ कैपेसिटीज़ होती हैं जिनको अगर हम ओवरबर्डनाइज़ कर दें तो फिर हम खुद भी जो है वो ठीक महसूस नहीं करते। ठीक है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको हर एक चीज़ अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करनी है, और बीइंग अ ह्यूमन आपको रिलैक्स भी होना है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप प्रोफ़ेशन में जाएँ या अगर आप फ़िलहाल प्रोफ़ेशन में हैं, तो आपको 1 साल में 4 महीने की छुट्टी जो है वो करनी चाहिए। ये आपको अल्टरनेट टाइम पे करनी चाहिए। इन माय सजेशन कि अगर आप फ़रवरी से अप्रैल तक काम करते हो, ठीक है? और सॉरी, जनवरी से अप्रैल तक आप काम करते हो, तो आपको मई का महीना जो है वो ऑफ करना चाहिए। ठीक है? फिर आप मई ऑफ करो, फिर आगे जून से लेके आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है? और अक्टूबर तक आप काम करो, उसके बाद अक्टूबर में आप ऑफ ले लो। इस तरह से करके आप पूरे साल में हर 3 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद आपको 1 महीने का ऑफ लेना चाहिए, ताकि आपकी अपनी भी जो मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, वो मेंटेन रहे। ठीक है? बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं हमें, आप हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई भी टॉपिक पूछना हो आपने, आप तब भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आप अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, बगैर किसी इश्यू के आप पूछ सकते हैं। ठीक है?
अच्छा जी, क्लिनिकल साइकोलॉजी का आगे आगे डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, कि कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं या वो करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाता है साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर, ठीक है? इसको हम कहते हैं बॉडलर मॉडल, ठीक है? ये 1949 में जो है वो एक बॉडलर्स कॉन्फ्रेंस में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है? और इसके जो ट्रेनर थे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जी दोनों जो साइंटिस्ट और प्रैक्टिशनर हैं ये मिलके काम करते हैं, ठीक है? और इसमें जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है उसमें रिसर्च कंडक्ट की जाती है अंडर सम सुपरविजन, ठीक है? और ये एविडेंस बेसिक प्रैक्टिस होती है, ठीक है? ये हमारे यहाँ नहीं होती, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, ठीक है? प्रैक्टिशनर स्कॉलर्स जो होते हैं जिनको वेल मॉडल कहा जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जी क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स करती है थ्रू रिसर्चेस, ठीक है, मतलब आपने एक रिसर्च कंडक्ट की, उसके ऊपर आपने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और ये बिल्कुल ये ऑल्टरनेटिव होता है, मतलब जिस तरह से अभी हमने साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर देखा, इसी तरह से ये प्रैक्टिशनर स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है। इनका मेजर फोकस क्या होता है? असेसमेंट और थेराप्यूटिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए क्लिनिकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो साइक डी जो है डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी, ये प्रोग्राम जो है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं और उसके बाद हम अपनी जनरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है क्लिनिकल साइंटिस्ट मॉडल, ठीक है जी। इसमें पीएचडी जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, साइंटिफिक ट्रेनिंग्स आप कर सकते हो और इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप जो है वो कर सकते हो। अपने मर्ज़ी के आप जो है वो सब्जेक्ट उठा सकते हो और पीएचडी जो है उसको कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिशनर रिसर्च मॉडल, ठीक है। इसमें क्या आता है जी? इस मॉडल में आ जाता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स को जो है वो क्लिनिकल स्किल्स के साथ आप मर्ज कर देते हो, ठीक है। आपकी जो सारी की सारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनको आप प्रैक्टिकली एग्जामिन कर रहे हो, तो उनको प्रैक्टिकली आप जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो लर्निंग पे कुछ रीइंफोर्समेंट और आपने सीखा, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाला आपने टॉपिक सीखा, उसके उसको आपने फिजिकली अपने ऊपर अप्लाई किया, या आपने कुछ कोपिंग स्ट्रेटजी सीखी एंगर मैनेजमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, या आपने सीखा जैसे आप कह सकते हैं मेडिटेशन, योगा, ये सारा कुछ सीखा और उसको आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हो या उसके ऊपर कोई और रिसर्च कंडक्ट करते हो, ठीक है। आप देखते हो कि वो चीज़ें दूसरे अगर करते हैं तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिशनर रिसर्चर्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मॉडल्स। इसमें जो है वो स्पेसिफिक एरिया में जो है ना वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, एमफिल और मे बी आफ्टर पीएचडी, ठीक है। क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, इसमें क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजी हो सकती है, उसके अलावा क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी हो सकती है, ठीक है। इसमें कोर्स वर्क्स और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और रिसर्च वर्क काम होते हैं। आगे आ गया जी साइको एनालिटिकल और साइकोडायनामिक मॉडल। ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं, सॉरी दो अप्रोचेस हैं और इसके ऊपर जो है वो अनकॉन्शियस माइंड जो है ना
उसके उसके ऊपर ये बेसिकली काम करता है, ठीक है? और अनकॉन्शियस माइंड में आपको पता है अनकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो कि अभी तक अनडिस्कवर है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें रहती हैं कि जो हम लोग नहीं जानते, ठीक है? हमारा 90% जो ब्रेन है वो माइंड है वो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो है वो इन्हिसार करता है और जो हमारा 10% है वो हमारे कॉन्शियस में होता है, ठीक है? तो उस उनकी स्टडी को हम लोग कहते हैं कि जी साइको एनालिटिकल और साइकोडायनामिक मॉडल, ठीक है? अब इसमें आपकी चॉइस है, आप किस मॉडल को पढ़ते हो, किस तरह से अपना पाथ चूज़ करते हैं, हर एक चीज़ आपके अपने हाथ में है, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ हम लोगों को ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है हम लोगों को चॉइस करने की, ठीक है? चूज़ वाइज़ली हर एक चीज़ को अच्छे से चूज़ करो, अच्छे से सिलेक्ट करो, आपके पास टाइम है, आपके पास अभी जो है वो बहुत सारे नॉलेज है, आपके पास प्रोफ़ेशनल्स हैं जिनसे आप गाइडलाइन ले सकते हो, आप सीखो, देखो लोगों को किस तरह से लोग जो है वो अपने करियर को आगे लेके जाते हैं, ठीक है? हर एक चीज़ जो है वो आपके अपने हाथ में है, अच्छे से इस चीज़ का इस्तेमाल करो, ठीक है? अपने करियर को अच्छे से सिलेक्ट करो, ठीक है? जिस जिस चीज़